वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये है वो चैनल जहां आपको मिलता है कंटेंट किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक पूरा का पूरा फ्री। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, हमें बहुत सारा पढ़ना है। हाफ मार्क्स के लिए लड़ाई है और कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते। तो आज मैं क्या लेके आई हूं? मैं लेके आई हूं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 जो आखिरी पार्ट बच गया था हमारा, उसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर का मैम? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इस सेक्शन के बाद हमारे जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए हो जाएंगे खत्म। तो चलो फटाफट पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, बुक उठाओ और जैसे जैसे मैं नोट्स बनवाती चलूं साथ में लिखते चलना, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो वापस अब बोलोगे मैम पहला क्वेश्चन ये कंटिन्यूएशन है पहले वाले इसका, है ना। इसके पहले हमने शॉर्ट आंसर टाइप पढ़ा था, उसके पहले वेरी शॉर्ट पढ़ा था। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो याद रखना अब तो कोई डिवीजन बचा नहीं है। तो जनरली पहले होता था कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी में जाएगा, पर अब सेक्शन सी तो केस स्टडी बेस्ड है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में अलग से अलग पूरे सेक्शन में लूंगी, ठीक है। पर ये क्वेश्चन अगर इसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट उठाया तो वह सेक्शन बी में भी जा सकता है और सेक्शन सी में भी जा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एफ इन द गिवन टेबल बिलो। अब ये तो हमको पता ही है, अब इनका टेबल से तो अलग ही प्यार होता है। सीबीएसई वालों को याद करो, तुमने जो प्री बोर्ड्स के देखे होंगे या सैंपल पेपर देखे होंगे उसमें भी बहुत ज्यादा टेबल, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये उसी का पैटर्न है। तो याद रखना ये वाली कैटेगरी कौन से सेक्शन में जाती है? बी और सी में। तो वो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म बताना है। तो ऑर्गेनिज्म तो भैया हमने देखा है, स्ट्रेप्टोकोकस लिखा हुआ है। दूसरा प्रोडक्ट उससे क्या फॉर्म होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस होता है। बहुत बढ़िया। अब बताओ कहाँ यूज होता है? तो अगर तुम लोगों ने वीडियो देखा होगा, हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था, वहां पे भी इस वाले क्वेश्चन से कुछ ज्यादा ही प्यार था। क्यों? वहां पे उन्होंने पूरा आर्टरी दिखाई थी, बोला था ब्लॉकेज है। अब बताओ यहाँ क्या यूज करोगे? कौन से दो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स यूज करोगे? तो याद करो ये वाला कौन से वाले इसमें आएगा। तो एक एक करके आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या है? क्लॉट बस्टर, ठीक है। क्यों क्लॉट बस्टर? वापस क्या हुआ? उस इंसान ने बहुत ऑयली खा लिया। ऑयली खा लिया, अब ऑयल मतलब फैट, फैट मतलब लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जाके कहाँ डिपॉजिट होगा? कहीं और नहीं मैम, बल्कि जो हार्ट को सप्लाई करने वाली क्या कोरोनरी आर्टरी है, वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तुम्हारे सैंपल पेपर में तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा डायग्राम बना के दिखाया है कि ऐसी आर्टरी है और यहाँ पे ऐसी क्लॉट, पूरा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। फिर यहाँ पे लेबल किया है कि ब्लड फ्लो लेस हो चुका है ना, ब्लड फ्लो लेस, ये तक मेंशन किया है। तो अब अगर इस कोलेस्ट्रॉल को हटाना है मेरे को, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? कौन सा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेगा? जिसका नाम क्या है? तुम्हारा स्टैटिन्स या फिर तुम्हारा स्ट्रेप्टोकाइनेस, ज्यादा करेक्ट है बोलना, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम यूज करना पड़ेगा, जो क्या करेगा? इसका डिसॉल्व करेगा, जो भी जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको डिसॉल्व करेगा। तो किसकी तरह यूज कर सकती हूँ? क्लॉट बस्टर की तरह। आई कहानी समझ में? चलो अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब वो सोर्स पूछ रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, जहां से ऑब्टेन कर रहे हैं। क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? साइक्लोस्पोरिन। याद करो मैंने कैसे याद करवाया था, स्पोरिन। तो यहां भी कुछ स्पोरस, स्पोरस टाइप आना चाहिए। स्पोरस मतलब जल्दी किसके होते हैं? फंगस के। तो कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा है तो जल्दी से आंसर देखो। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो स्पोरम से मैंने याद करवाया था कि स्पोरिन ए याद रखोगे, साइक्लोस्पोरिन ए याद रखोगे। तो वापस साइक्लोस्पोरिन ए क्या कर रहा है? अब बताओ, उसमें उन्होंने यूज भी पूछा है कि साइक्लोस्पोरिन ए का यूज क्या है। वापस देखो किसकी तरह यूज होता है? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। मैंने बताए थे दो कंडीशन में हमको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग का यूज करना पड़ता है। कौन सी ही पहली कंडीशन? पहला, जब क्या हुआ? कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होके आया, क्योंकि बॉडी क्या ना कर दे, उसको रिजेक्ट ना कर दे। बॉडी को लगेगा बॉस ये कहीं और का आ गया है, चलो इसको फिनिश कर डालते। उसको थोड़ी ना पता है डब्ल्यूबीसी इसको, अरे बाबा इस इंसान का किडनी खराब हो गया था, है ना, या लिवर खराब हो गया था, तो किसी और ने डोनेट किया है। तो ये वाला एक्शन डब्ल्यूबीसी के अगेंस्ट, डब्ल्यूबीसी क्या ना कर दे? उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसलिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जब भी किसी एनिमल, बोल रही हूँ हम भी एनिमल ही है, पर जब भी किसी ह्यूमन का या जब भी किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस इंसान को कौन से ड्रग्स पे रखा जाता है? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग।
तक, मतलब कुछ टाइम तक उसकी इम्यूनिटी को दबाया जाता है। इतनी अगर इम्यूनिटी नहीं दबाओगे तो बस वो आया और यहाँ पे पता चला 1 हफ्ते के अंदर जो किडनी आई है बॉडी ने रिजेक्ट कर करके उसको कर दिया क्या, डिस्ट्रॉय। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब वापस दूसरा, यहाँ पे तो एक लिखा हुआ है, दूसरा कौन सी कंडीशन है, याद करो मैंने बताया था तुम्हारा जब 11th में तुमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां पे एक कंडीशन पढ़ी थी, कंडीशन का नाम क्या था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। होता क्या है, जो मदर है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, मदर है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की, उल्टा भी हो सकता है कि बेबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो, मदर नेगेटिव की हो। ठीक है, मतलब ऑपोजिट RH फैक्टर होना चाहिए। अब क्या होगा, मदर की बॉडी बोलने लगेगी अरे इसका तो ब्लड ग्रुप RH टाइप अलग है, तो लग रहा है ये कोई बाहर का है, तो ये एक टाइप का मदर की बॉडी बेबी को एंटीजन समझने लगेगी और उसके अगेंस्ट प्राइमरी रिस्पांस क्रिएट करने लगेगी। बट प्राइमरी रिस्पांस क्रिएट करते करते 9 महीने हो जाएंगे और 5 ड्यूरेशन होके बेबी बाहर। बट अब जब सेकेंड बेबी उसी लेडी ने कंसीव किया तो हुआ क्या, जब सेकेंड प्रेगनेंसी और अगर सेम कंडीशन आई, मतलब RH फैक्टर मदर और फीटस का अलग अलग है, तो अब पहले से क्या बनी है, एंटीबॉडीज बनी है। बस फिर क्या होगा, वो एंटीबॉडीज का यूज करके ममा की बॉडी खुद ही अपने फीटस को डिस्ट्रॉय कर देगी। ऐसे सिचुएशन में भी उस लेडी को क्या दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे रखा जाता है। याद रहा, तो 2 कंडीशन है, पहली वाली ऑर्गन ट्रांसप्लांट और दूसरी वाली मैंने बताया इस टाइप की स्पेशल केस ऑफ प्रेगनेंसी में। चलो अब मूव करते हैं वापस, ये A क्लियर हो गया, B क्लियर हो गया, C क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पे, मोनास्कस परप्यूरस। चलो इससे पूछ रहे बताओ क्या निकल रहा है और यूज बताओ क्या निकल रहा है। वापस क्या है मोनास्कस परप्यूरस, स्टैटिन्स। ठीक है, तो पहले वाले में क्या था, स्ट्रेप्टोकाइनेस। अब स्टैटिन भी क्या है, क्या कर रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर रहा है। यही हमारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक जन को मायोकार्डियल इंफार्क्शन आ रहा है, मतलब हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि भाई जो हार्ट के जो मसल्स है, मसल्स को क्या नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रही। क्यों, क्योंकि उनका वो क्या हो गई, उनकी मौत हो गई, डेथ हो गई, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई बंद हुआ, सेल्स ने बोला हम तो जा रहे हैं, जा रहे मतलब ऊपर जा रहे हैं, हम नहीं काम करेंगे अब, तो सेल की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब जब वो सेल की डेथ हो गई तो अब हार्ट पंप नहीं करेगा तो पेन होने लगेगा और रिजल्ट क्या होगा, वही हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये सप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो हार्ट को ब्लड वेसल सप्लाई करती है वो ब्लड वेसल का नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें क्या आ गया, ब्लॉकेज आ गया। हो सकता है इनहेरिटेड होगा, हो सकता है मतलब जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन वाली कैरेक्टर इनहेरिटेड होगा, या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक या अनहेल्दी लाइफस्टाइल होगा, ये बस उठा के छोले भटूरे, पानी पूरी, है ना, पिज्जा, बर्गर, यही सब एकदम दबा दबा के खा रहा है वो। तो अब हुआ क्या, एट द एंड, और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, खाते जा रहा है ना, तो क्या हुआ, वही सारा कोलेस्ट्रॉल जाके कहाँ जम गया, उसी आर्टरी में जम गया। अब उसको निकालने के 2 तरीके बताओ कौन से। वापस, या तो पहले जो जमा है उसको तोड़ दो। उसको कैसे तोड़ोगे, सबसे पहला वही जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर। दूसरा तरीका, या तो जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बन रहा है उसको बनने ही मत दो। तो बनने ही मत दो मतलब जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहां पे क्या लेके आ जाओ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कौन काम करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह, स्टैटिन्स। और क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो लेवल है उसको क्या करता है, लोअर करता है। तो क्या लिखोगे, बाय हाउ, बाय शोइंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, आई कहानी समझ में। ठीक है, अब आखिरी वाला तो ये फटाफट लिख लो, क्योंकि ये पूछ सकते कि हाउ, यहीं पे एक और क्वेश्चन वो पूछ सकते कि बताओ स्टैटिन्स, वो बोल देंगे स्टैटिन्स लोअर डाउन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय विच मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का आंसर क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, या इट एक्ट एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लिख लिया, मूव करें। चलो तो अब अगला क्वेश्चन जो आखिरी बचा था, लैक्टोबैसिलस। अब हमने पढ़ा ये लैक्टोबैसिलस मतलब क्या, लैब मतलब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो, लैक्टिक एसिड। अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म क्या आएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और क्या यूज हो रहा है, अरे हम पूरा दूध का दही बना रहे हैं इसी का यूज करके, तो बस देख लो। तो देखो, तो एफ में क्या आया, लैक्टिक एसिड। हुआ क्लियर, एक बार फटाफट मेरे साथ बोलते चलो। तो स्ट्रेप्टोकोकस से क्या निकला, कैसे याद रखोगे,
स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेस। वर्ड स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टो दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या काम कर रहा है यहाँ पे, वो ब्लड क्लॉटिंग या क्लॉट बस्टर, ब्लड क्लॉटिंग नहीं, क्लॉट बस्टर है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, और यहाँ लिखोगे क्लॉट बस्टर। क्यों क्लॉट बस्टर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्या है, एक एंजाइम है। एंजाइम मतलब मैम क्या कर रहा है, जो भी पहले से जमा हुआ क्या है, कोलेस्ट्रॉल, उसको क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, या डीजनरेट कर रहा है, जो भी तुम बोलना चाहो, ठीक है, या डीजनरेट, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब साइक्लोस्पोरिन कैसे याद रखेंगे, स्पोर से नाम आना चाहिए, बल जल्दी बताओ, अभी याद करवाया था, क्या है नाम उसका, ये रहा तुम्हारा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो यहां क्या लिखोगे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कैसे याद रखेंगे मैम, स्पोरम से और यहाँ स्पोरिन से, बहुत बढ़िया। अब बताओ ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ठीक है। अब वहां पे नेक्स्ट मोनास्कस परप्यूरस, वापस ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, ऊपर वाली कैटेगरी में। क्या कर रहा है, ये स्टैटिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कर रहा है, ये क्लॉट या कोलेस्ट्रॉल को बनने ही नहीं दे रहा है, तो मैं सी लिख रही हूं, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। किस तरीके से, बाय यूजिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लैक्टिक एसिड। क्या कर रहा है, वो बेसिकली दूध को मिल्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वापस फेवरेट है। अभी हमने देखा सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या बोल रहा है। नेम द 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स नेचुरली ऑकरिंग इन सीवेज वाटर, मतलब पहले से सीवेज वाटर में प्रेजेंट है। अरे हमको पता है भैया, कौन सा, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में क्या रहता है, फ्लॉक्स रहता है। फ्लॉक्स मतलब क्या, पहले से जो वहां पे बैक्टीरियम और विद द फिलामेंट ऑफ क्या, फंजाई, इसी यही तो पहले से प्रेजेंट है। बस उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इनको काम करवाने के लिए क्या करते हैं हम, एरेशन टैंक पंप करते हैं, ठीक है, या एयर पंप करते हैं थ्रू एरिएशन टैंक। समझ में आई बात, चलो आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेन देयर रोल इन क्लीनिंग सीवेज वाटर इन यूजेबल वाटर। अब हमको पता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर पानी या उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो भी सोल्यूशन दिया है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका लेवल क्या करता है, कम करता है, या इसी को बोलने का तरीका उसका बीओडी लेवल। अब वापस समझो, सीवेज वाले क्वेश्चन की बना वापस सीबीएसई का पेपर अधूरा है। लास्ट सैंपल पेपर में देखा था उनका एक क्वेश्चन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट से फिक्स रहता है। मतलब एक वो तो तुम्हें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से पूछेंगे, दूसरा या तो वो बायोगैस पे क्वेश्चन रहेगा या तो सीवेज ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन रहेगा। और सीवेज में भी वो फोकसली किस पे पूछेंगे, बीओडी पूछेंगे, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया पूछेंगे या एरिएशन टैंक के बारे में पूछेंगे, ठीक है। अब देखो, तो हमने बोल दिया कि पहले कौन से मैम 2 पहले से प्रेजेंट है, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, फ्लॉक्स के फॉर्म में रहता है और क्या करता है, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का या वाटर का जो भी ट्रीटमेंट जो भी आ रहा है हमारे पास बैच, उसमें सीवेज का क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को कम करता है। ऑर्गेनिक मैटर कम हुआ मतलब उसका बीओडी लेवल कम हुआ। बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उतना ज्यादा बीओडी रहेगा। ऑटोमेटिक एरोबिक बैक्टीरिया क्या किया, ऑक्सीजन यूज किया, क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है, उसको डिग्रेड करना है ऑर्गेनिक मैटर को बस, और धीरे धीरे क्या करता गया, कंज्यूम करता गया, और वो पानी क्या होता गया, क्लियर होते गया। आई बात समझ में, यही तो सारा लिखना है। देखते हैं आंसर, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द 2 कैटेगरी ऑफ नेचुरली ऑकरिंग माइक्रोब्स इन सीवेज प्लांट। अब बोलोगे मैम हम एरोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक तो भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, पर दोनों क्या है, बैक्टीरिया ही है, ठीक है। याद करो हमने पढ़ा था कि फ्लॉक्स में क्या रहता है, बैक्टीरिया और फिलामेंट ऑफ फंगस, ठीक है, इसलिए तुमको बैक्टीरिया एंड फंजाई तुमने क्या लिया, ऑप्शन में चूज किया है। तो देखो
Bacteria and fungus या fungi are the two category of naturally occurring microbes in sewage. अब the bacteria along with the fungal mycelia, याद करो mycelium, mycelia, filaments, ठीक है, वो वही चीज है, फॉर्म क्या करता है, फ्लॉक्स, ठीक है. These flocks are utilized during the secondary treatment of sewage, but obvious secondary treatment मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जहां पे हम माइक्रोब से क्या करवा रहे, पूरा ट्रीट करवा रहे हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को. बहुत बढ़िया. द प्राइमरी एफ्लुएंट आफ्टर सेपरेशन ऑफ द गर्ट एंड डेब्रिस इज टेकन टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बट ऑब्वियस जो पहला वाला ट्रीटमेंट उसका दूसरा नाम क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट. तो फिजिकल ट्रीटमेंट में होने के बाद क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. आई बात समझ में. अब देखो, हियर द एफ्लुएंट, Here the effluent is passed in an aeration tank. जल्दी बताओ, एरिएशन टैंक में पंप करने की जरूरत क्या पड़ गई. अरे मैम अभी आपने बोला दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक मतलब जो डाइजेशन करे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, एयर से आएगी. जो पहले से वो पूरा एफ्लुएंट था उसमें एयर नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, तो हमने क्या किया, जबरदस्ती एयर को क्या किया, पंप किया. पंप करने का तरीका क्या है, उसको एरिएशन चेंबर में भेजो. जैसे ही एरिएशन चेंबर में जाएगा, खाना पहले से पड़ा हुआ है, खाना मतलब क्या, सीवेज, ऑर्गेनिक मैटर. अब बोलोगे खाना कहां से आया, हमारा खाना नहीं बाबा, हमारा डाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी के बाहर निकला है वो किसी का फूड है. वो किसी कौन है, एरोबिक बैक्टीरिया का फूड है, ठीक है. पर उसको क्या चाहिए, उसको डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन. और वो फूड का ही हमने नाम फूड ना बोल के हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या मैम, बेसिकली हमारे बॉडी से जो निकला है ना, पूरी पॉटी, सीवेज सब कलेक्ट हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से. फिर उसके बाद अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है, जैसे सपोज करो शुगर केन की फैक्ट्री या शुगर फैक्ट्री, वो भी अपना कचरा मिक्स कर रही है, तो वो भी क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो किससे निकला है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने निकाला है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है. अब जैसे याद करो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब हम कोई भी केमिकल का यूज नहीं कर रहे, हम गोबर का यूज कर रहे हैं. तो गोबर भी कहां से मिला, गाय या भैंस से ही मिला है ना तुमको, तो वो क्या हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग. आई बात समझ में. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो को साइड में. ऑर्गेनिक का मतलब कोई भी चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, उसको ऑर्गेनिक बोलेंगे. अब एरिएशन टैंक का चेंबर आया, एयर मिल गई, बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट था इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स, ऑक्सीजन लिया, जो ऑर्गेनिक मैटर घूम रहा था उसको डिवाइड करना स्टार्ट किया, हो गई बात. उसके बाद किसने कमाल धमाल दिखाया है, एनारोबिक बैक्टीरिया ने. आई बात समझ में, चलो पढ़ते हैं. So here the effluent is passed to an aeration tank where it is constantly agitated and air is pumped into it. This led to vigorous growth of bacteria and flocks formation. अब क्या हुआ, बैक्टीरिया ने बोला अरे हमारे लिए तो पार्टी का इंतजाम करके रखा है यहाँ पे, पहले खाना तो था पर ऑक्सीजन नहीं थी, एयर नहीं था. अब इन इंसान ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंडर में पूरा एयर ही पंप कर डाला. बस अब क्या, खाना भी है, अब हम भले इतने से है पर अब पूरी सिचुएशन है प्रॉपर, बस मल्टीप्लाई करो बहुत सारे नंबर में, ठीक है. तो क्या होगा, ग्रोथ होगा, किसका, बैक्टीरिया एंड फंजाई का, ठीक है. द बैक्टीरिया इन दीज फ्लॉक्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, बट ऑब्वियस फूड है उनका, तो कंज्यूम किया ऑर्गेनिक मैटर, थस डिक्रीजिंग द बीओडी ऑफ द सीवेज. तो बीओडी मतलब क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब देखो अब क्या होगा, ओके तो आई बात समझ में. तो जैसे ही बीओडी कम हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहां से ऑर्गेनिक मैटर हट गया. क्लियर है. मूव करें अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर. अब बट ऑब्वियस फर्टिलाइजर तो है पर क्या है वो, बायो फर्टिलाइजर मतलब ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं. जल्दी से नोट उठा, वहां पे तुमने दो कैटेगरी पढ़ी थी बायो फर्टिलाइजर की. एक थी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में था, एक था जो फ्री लिविंग था. सिम्बायोटिक में वापस तुमने तीन एग्जाम्पल पढ़े थे, एक था ब्लू ग्रीन एल्गे, याद करो. दूसरा था तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा ये वाला माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, एस्परजिलस, ये वाला सब था, ये तो हमने फ्री लिविंग में पढ़ा था. और एक और था, बहुत तीन कैटेगरी पढ़े थे, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है. तो वही बेसिकली वही पूछ रहे, उसी का कॉम्बिनेशन पूछ रहे. साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था, राइजोबियम पढ़ा था, माइकोराइजा पढ़ा था. तो ये सारे मैंने किस में लिखवाया था, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में. और फ्री वाले भी लिखवाए थे जिसमें एजोटोबैक्टर आता है, याद आया. अब वही उठा के वापस लिखना है, तो देखते हैं. तो व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर, पता गया, फर्टिलाइजर जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करें, मतलब कोई केमिकल नहीं है. अ फार्मर इज एडवाइज्ड टू ऐड अ कल्चर ऑफ बैक्टीरियम लो, ये बायो फर्टिलाइजर की तरह ही तो काम करेगा. इन अ सॉइल बिफोर सोइंग द क्रॉप, नेम द बैक्टीरियम
in the culture, how is this bacterium useful to the crop? देखो अब जरा, तो बायो फर्टिलाइजर क्या हुआ? आर ऑर्गेनिज्म दैट इंप्रूव द सॉइल न्यूट्रिशन क्वालिटी, बट ऑब्वियस क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म है, बायो का मतलब यहाँ क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? चलो उसके अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि उन्होंने पूछा है कि बताओ कौन सा बैक्टीरियम को ऐड किया गया है कल्चर में। तो एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरुलम इज अ बैक्टीरिया फाउंड इन बैक्टीरियम एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरुलम, जो क्या है? फ्री लिविंग है। समझ में आई बात? अब अगर यहाँ पे इन्होंने इन जनरल क्वेश्चन पूछा है कि आप कोई भी बता दो, फ्री लिविंग भी बता सकते हो। अब तुम चाहो तो अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल दो कि पहले से ही कुछ प्लांट्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में या तो साइनोबैक्टीरिया या तो राइजोबियम या तो माइकोराइजा पहले से होता है, तो वो भी किसी का एग्जाम्पल है वापस बायो फर्टिलाइजर का। अच्छा एक बात बताओ, इसी से याद आया, जनरली सारे बायो फर्टिलाइजर क्या फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, जो प्लांट क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। सिर्फ एक तुमने दूसरा एलिमेंट पढ़ा था जिसका नाम क्या है? फास्फोरस, जिसका कौन से अंडर में पढ़ा था? माइकोराइजा में। ठीक है, तो एक जो चीज अलग है ना, वो है तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो थर्ड लाइन पढ़ते हैं। दिस बैक्टीरियम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर बाय प्लांट। आई बात समझ में? चलो अब क्वेश्चन नंबर 62, हाउ इज बीटी कॉटन प्लांट? जैसे ही बीटी सुना तो जल्दी बताओ, मत देखो आगे का क्वेश्चन। बीटी मतलब क्या? बैसिलस thuringiensis मैम। ठीक है, क्या है ये? एक बैक्टीरिया है मैम। इसका क्या क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट है। अब प्रोटीन है मतलब पक्का जीन होगा, तो हमने वो जीन कट किया है इस बैक्टीरियम से लेके। जीन क्या करता है? क्या नाम है पहले इस जीन का मैम? क्राइजीन। क्या करता है? वो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। कौन सा प्रोटीन? क्राई प्रोटीन। वो प्रोटीन बेसिकली क्रिएट क्या करता है? वो प्लांट में तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है मैम, पर जैसे ही जो उसका पेस्ट है, कॉटन का पेस्ट ने उसको कंज्यूम किया, कंज्यूम करके जैसे ही उसके अंदर गया तो वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सही। और क्या करता है? बस उसकी गट पे चिपक जाता है, वहां पे होल्स क्रिएट करता है, पोर्स क्रिएट करता है, और अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर पेस्ट की, जिसके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, उसकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल सही, यही तो लिखना है। देखो जरा, क्रिएटेड एज अ जीएम प्लांट, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, हो गया याद? आगे देखते हैं, हाउ इट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बोलवर्म इन्फेस्टेशन। अब वो पूछ रहे बताओ बोलवर्म इन्फेस्टेशन से बीटी कॉटन कैसे बचा रहा है। बेसिकली यही पूरी कहानी लिखनी है। देखो जरा, बीटी कॉटन इज क्रिएटेड बाय यूजिंग सम स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम नोन एज बैसिलस thuringiensis। याद आया? तो बीटी स्टैंड फॉर व्हाट? तो पहला पॉइंट जो हमने शुरू किया था, बीटी मतलब क्या, तो वही तुमने लिख दिया। दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट किल्स सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन्स, क्लियोप्टेरन्स एंड बीटी जीन इज क्लोन फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। तो यहाँ पे काम का क्या है? बीटी जीन। याद करो, मैंने बताया था ये एक पॉइजन बनाता है। पॉइजन कैसा है? टॉक्सिक प्रोटीन। प्रोटीन किससे गोल होता है? जीन से। तो कौन सा जीन है? बीटी जीन या क्राई जीन या क्राई प्रोटीन। ठीक है, चलो, is cloned from the bacteria. This bacteria and has been expressed in cotton plants to provide resistance to the insect without the need of insecticide. अब केमिकल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये भी लिख सकते हो। अब कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है ये कहानी बताएंगे हम। It is protected against corn borer disease by encoding cry protein with the gene cry1AB. These genes produce Bt toxic which are released in the gut of insects who feed upon them, thus killing them and protecting the plant from the pest. ये जितना भी मैंने अंडरलाइन किया है वो सब क्या है? तुम्हारे की वर्ड्स। तो आंसर में जितना अंडरलाइन है उतना तो होना ही चाहिए, तभी जाके तुमको मार्क्स मिलेंगे वापस। मार्किंग स्कीम में वो कैसे डिवाइडेड रहेगा? हो सकता है बीटी लिखने के आधे मार्क्स, ये सब सारे लेपिडोप्टेरन क्लियोप्टेरन लिखने के आधे मार्क्स, बीटी जीन और क्राई प्रोटीन लिखने का बचा हुआ आधा मार्क्स, ऐसे करके सिर्फ जब टॉक्सिन है, पोर क्रिएट करा है, उसका आधा आधा मार्क करके पूरा 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। आई बात समझ में? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में अपने नोट्स में उतार लेना सारे कीवर्ड्स की, जब भी वो बीटी पूछे तो हमें इतना 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 तो लिखना ही है। मूव करें, चलो
क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 63? डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन सीवेज ट्रीटमेंट। देख लो भैया, एक तो सीवेज ट्रीटमेंट से प्यार है अलग से, एक तो बायोगैस से प्लांट से प्यार है सीबीएसई वालों को, दूसरा ये जो इस वाले जगह पे आता है ना, क्रायो प्रोटीन हो गया, उसके बाद तुम्हारा मतलब RNAi टेक्निक हो गई, उसके मतलब जो बड़ा बड़ा जो है जिसका क्वेश्चन तो बनता ही है, तो उसमें एक कौन सा है? ये तुम्हारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। चलो देखते हैं। तो बस उन्होंने बताया प्रोसीजर बताओ, तो वापस मैंने बताया था तुम्हारी बुक में 2 ही प्रोसीजर दिए, एक्चुअल में 3 होती है, हम 2 ही लिखेंगे। प्राइमरी को क्या बोलते हैं? फिजिकल। सेकेंडरी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल। प्राइमरी को प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले हो रही है। फिजिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिजिकली तुम बड़े बड़े टुकड़ों को फिल्टर आउट कर रहे हो सेडिमेंटेशन के थ्रू पास ऑन करके, फिर जो तुम्हें एफ्लुएंट मिल रहा है उसको तुम ट्रीट करवा रहे हो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से, जिसको बायोलॉजिकल बोलते हैं। बायोलॉजिकल मैम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक में को एयर चाहिए होती है, पर एरोबिक किस फॉर्म में रहता है? फ्लॉक्स के फॉर्म में रहता है, बैक्टीरिया और फंगस मिलके रहते हैं, तो इसलिए हम एरिएशन टैंक से पंप करते हैं। बस क्या हुआ, धीरे धीरे ये फीड करने लगता है ऑर्गेनिक मैटर पे, बीओडी का लेवल कम होने लगता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर हुआ कम, फिर जो बच गया उसको हम ट्रीट करवाते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया से, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेसिकली हमारे बायोगैस, जो मेथेनोजन से मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। यही सब लिखना है। देखो जरा, The following technique is performed for the treatment of sewage waste. पहला, primary treatment. This entail physically separating suspended material in settling tank in order to reduce BOD. मतलब जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है सेटल कर दिया तुमने, फिल्टर आउट कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया? उसको सेटल होने दिया, तो ऊपर क्या बच जाएगा? पहले तो तुमने छन्नी लगा दी, फिल्टर कर दिया अलग अलग साइज के जितने भी मैश है उसके थ्रू पास करके, तो आधा कचरा तो वहीं रुक गया, उसके बाद जो बचा उसको नीचे जाने दिया, सेटल डाउन होने दिया, अब जो ऊपर का लिक्विड एफ्लुएंट उसको पास कर दिया तुमने, ठीक है। अब देखो, द रॉ सीवेज, अब रॉ ही तो बचा, द रॉ सीवेज इज रूटेड इनटू मैसिव ओपन टैंक वेयर इट इज सब्जेक्टेड टू एनारोबिक डाइजेशन टू रिमूव द सॉलिड फ्रैक्शन। बस अब बड़े बड़े फ्रैक्शंस को हटाना है हमको, ये हुआ, ठीक है। अब तुम्हारी बुक में ये एनारोबिक डाइजेशन के बारे में मेंशन नहीं है, तो चाहो तो तुम मेंशन कर सकते हो, नहीं चाहो तो मेंशन मत करो, पर हाँ आई वुड सजेस्ट कि अगर तुमने एक्स्ट्रा पॉइंट, वापस याद रखना डाइजेशन यहाँ टर्म है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक बैक्टीरिया मत लिख देना, ठीक है। तो ये अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा? बट ऑब्वियस मैम सेकेंडरी ट्रीटमेंट आएगा। चलो देखते हैं। तो अब देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या बोल रहा है। बोलोगे मैम यहाँ तो टर्शरी के बारे में लिखा है, मैम पहले ही बता रही थी 3 टाइप का ट्रीटमेंट होता है, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी बुक में 2 ही लिखा हुआ है। देखो जरा, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का नाम क्या होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट रिलाई ऑन माइक्रोब्स एक्टिविटी, तो उसको क्या बोल सकते हो? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ईदर एरोबिक और एनारोबिक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट टेक्निक्स इंक्लूड सैंड फिल्टर फॉर फिल्ट्रेशन, ये हो गया। प्रोसेस फॉर एरिएशन, ये है तुम्हारा एरिएशन टैंक जो तुम्हारी कॉपी बुक में मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड आफ्टर ड्राइंग द स्लज that collect after secondary treatment is disposed of and the effluent is allowed to be used for tertiary treatment, ठीक है। अब तुम्हारी बुक में सिर्फ इतने इसके बारे में मेंशन किया है, ठीक है, अपन तो वो लिखना ही है अपन को। अब क्या हुआ? सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब हो गया, अब जाएगा वो टर्शरी में, ठीक है। मैंने बताया था 3 टाइप का ट्रीटमेंट होता है, तुम अपने एनसीईआरटी तक स्टिक करना, पर सारे पॉइंट जरूर कवर कर लेना, कौन कौन से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। अब उसके बाद मैंने याद होगा मैंने बताया था टर्शरी ट्रीटमेंट को केमिकल ट्रीटमेंट भी बोलते। देखो, अब पहले तो काम का लिखो, ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचे तो अपना एक्स्ट्रा नॉलेज दिखाओ, एग्जामिनर को पता चले एक्स्ट्रा नॉलेज दिखा रहे हो, मेन पॉइंट्स ही गायब कर दे तो हो जाएगी बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो, तो टर्शरी ट्रीटमेंट को केमिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल का यूज कर रहे हैं टू एलिमिनेट द इनऑर्गेनिक केमिकल एज वेल एज द पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है? क्लोरीन को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरिनेशन इज मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेंट प्रोसीजर। आई बात समझ में? तो मैम इसमें से हमको क्या क्या लिखना है? लिखो तुम चाहो, पर वापस अगर तुम तीनों ट्रीटमेंट्स के बारे में बता रहे हो, पर जो 2 ट्रीटमेंट तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं उनके बारे में बहुत सही तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। मतलब मैम हमें क्या क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहले प्राइमरी क्या है तुम्हारा? फिजिकल ट्रीटमेंट, ये बताना पड़ेगा। फिजिकल में हम कैसे यूज कर रहे हैं? बाय फिल्ट्रेशन, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या हो रहा है? रुको, मैं एक फ्रेश पेज पे तुम्हें बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे? ओके, अब देखो, तो सबसे पहले क्या बताओगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में बताया तुमने,
बोला कि इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, दो चीजें कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं, अलग अलग साइज की क्या यूज करके कर रहे हैं, मैश यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब हमसे कर रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्यों बोल रहे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं, टी लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली स्टेप क्या करोगे, एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करोगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए क्या चाहिए तुमको, जो तुम्हारा है इंपॉर्टेंट, एरिएशन टैंक में पास ऑन करोगे। तो एरिएशन टैंक में पंप किया, एरिएशन टैंक में पंप हो जाने के बाद एरोबिक बैक्टीरिया का फूड ही क्या है तुम्हारा, ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा, वो डीकंपोज करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, उसका बीओडी लेवल को रिड्यूस डाउन करेगा, ठीक है। तो ये तुमको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पोल्यूटेंट, मतलब क्यों, क्योंकि उतना ज्यादा उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा है, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, एनारोबिक के साथ ट्रीटमेंट। इतना जब कुछ लिखोगे तब जाके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, तो ये सब कुछ तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब तुमको लग रहा है कि सारे मैंने पॉइंट्स कवर कर दिए, तो बताओ कि टर्शरी ट्रीटमेंट होता है जिसको केमिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें बेसिकली क्लोरिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। मूव करें, चलो। तो देखो ये था प्राइमरी, ये था सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। फर्स्ट पॉइंट, व्हाई डू फार्मर्स प्रेफर बायो फर्टिलाइजर टू केमिकल फर्टिलाइजर। देखो धीरे धीरे पढ़ते हैं, बताओ जल्दी। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे मतलब मैम केमिकल्स का यूज करोगे, बहुत बढ़िया। तो तुमने एक पौधे पे डाल दिया केमिकल, ठीक है, इस पे आ गया वो केमिकल, केमिकल गया सॉइल में, प्लांट्स थे उन्होंने एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व होके वो वापस इसी पौधे में आके बस गया। अब तुमने ये पत्तियां खा ली, सपोज करो पालक का पौधा था, ये पत्तियां खा ली, अब वो केमिकल पालक के अंदर जा चुका है, वहां से तुम्हारी बॉडी के अंदर गया। ऐसे तुम खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, सारे केमिकल तुम्हारी बॉडी में अक्युमुलेट होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। इसी को क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। रिजल्ट क्या रहेगा, तुम बीमार पड़ जाओगे, है ना। उसके बाद तुम्हारी हेल्थ के लिए वो सही नहीं है, साथ में एनवायरमेंट के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम तो नहीं खा रहे, ये एट द एंड ये जो केमिकल है मिक्स होके कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में, वापस इसी के थ्रू ऊपर जाएगा और पूरा हमारे जो वाटर साइकिल है उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी चाहता है कि केमिकल से कम क्या रहे, हम मतलब फेस टू फेस या हमारे अंदर कम से कम क्या करें, केमिकल जाए। इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर ट्राई करता है कोई भी अवॉइड करने के लिए। मैम दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, बायो फर्टिलाइजर यूज कर लो। बायो मतलब ऑर्गेनिज्म। वापस याद करो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मैम अभी आपने बताया बायो फर्टिलाइजर में हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, बहुत सही। पहली वाली कैटेगरी को क्या बोलते थे, जल्दी याद करो, नहीं याद आ रहा है, जल्दी बताओ, रुको। दो कैटेगरी पढ़ी थी, पहले वाली कैटेगरी कौन सी थी, कि जो थे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दूसरी वाली कैटेगरी कौन सी थी, जो फ्री लिविंग थी। फ्री लिविंग का थोड़ी देर पहले नाम पढ़ा, कौन सा, तुम्हारा एज़ोटोबैक्टर, एज़ोटोबैक्टर या एज़ोस्पाइरुलम, ठीक है। और यहाँ पे सिम्बायोटिक में तुमने तीन कैटेगरी पढ़ी थी, कौन से, ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया। बीजीए लिख रही हूं, ब्लू ग्रीन एल्गे। उसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ा था तुमने, माइकोराइजा। और आखिरी वाला कौन सा पढ़ा था, जल्दी बताओ अभी, राइजोबियम, जो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो जब भी अब इससे क्या याद रखना, ये तुम्हारे कीवर्ड्स है, किसके लिए, बायो फर्टिलाइजर के लिए। कुछ भी पूछे अपन तो इतना लिख के आएंगे, उसमें से मेजॉरिटी ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, N2 को फिक्स कर रहे हैं, किस में, NO3 में, ठीक है, NO3 2 माइनस में, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। और जो ये है माइकोराइजा, वो क्या कर रहा है, फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है,
याद आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन को, बस यही बोलना है। तो देखो, केमिकल फर्टिलाइजर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सॉइल पोल्यूशन, बट ऑब्वियस पहले तो सॉइल खराब होगा, एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी भी खराब होगी, एज वेल एज वाटर पोल्यूशन, मैंने बताया था वही धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में। तो नीचे का पानी भी तो क्या हुआ, खराब हुआ। अब अगर मैम ग्राउंड वाटर में नहीं जा रहा तो ठीक है, कहीं ना कहीं बैठ के छोटी नाली में जाएगा, छोटी नाली बड़ी नाली में जाएगा, बड़ी नाली एट द एंड रिवर में ही खुलती है, तो तुम्हारा क्या हुआ, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। व्हेन इट ड्रेन्स इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी आफ्टर रेन, तुम और लिख सकते हो, इट इज हार्मफुल टू हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक और पॉइंट लिख सकते हैं। देखो बहुत सारे पॉइंट है लिखने के लिए, पर हमको मेन पॉइंट जरूर लिखने हैं। चलो अब इसी का सेकंड पार्ट आते हैं। हाउ डू एनाबिना एंड माइकोराइजा एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। अरे इतने देर से वही तो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा ये सेकंड पार्ट है, इसमें उन्होंने पूछा है कि बताओ कैसे आजकल यूज हो रहा है। इसी का फर्स्ट पार्ट रह गया, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल इनफर्टाइल। तो इनफर्टाइल बोलो, रिड्यूस द सॉइल क्वालिटी बोलो, सब एक ही चीज। चलो अगले पोर्शन पे मूव करते हैं कि एनाबिना और माइकोराइजा कैसे काम कर रहे हैं। अभी इतने देर में बोला फास्फोरस नाइट्रोजन का फिक्सेशन। देखो एनाबिना फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, याद करो मैंने बताया था माइकोराइजा सिर्फ आएगा फास्फोरस के लिए, बाकी जो भी पूछ ले क्या आंसर बोलोगे उसका, नाइट्रोजन। एनाबिना फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन enriching the nitrogen content of the soil as well as organic matter. Mycorrhiza, the fungal symbiont, absorb phosphorus from the soil and passes it to the plant and provide resistance to root-borne diseases. Since they fulfill the nitrogen and phosphorus requirement, they act as biofertilizer. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जैसे नोट डाउन कर लो। ये क्या है तुम्हारे कीवर्ड्स, तो हमें ये याद रखना है, माइकोराइजा को छोड़ के जो भी वो कुछ बोले सब क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। माइकोराइजा बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फास्फोरस। ठीक, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। चलो 65 लो आ गया बायोगैस। मैंने बोला था ना लग प्यारे इन लोगों को। व्हाट इज बायोगैस, हाउ इट इज प्रोड्यूस एंड नेम द माइक्रोब्स इन्वेडेड इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो पहले तो बताओ भैया बायोगैस क्या है, पहला पार्ट देखते हैं। बायोगैस इज अ गैस प्रोड्यूस बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन। जल्दी बताओ, बायोगैस 3 गैसेस से बनी, मत देखो आंसर को, H2S कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यही तो लिखना है। देखो जरा, ऑफ वेस्ट बायोमास इट इज मेड अप ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड अमंग अदर थिंग। तो इसमें से बोलोगे मैम इसमें तो सब लिख दिया है, हाँ सब लिख दिया है, पर तुम्हारी बुक में जो दिया है हम उसी पे स्टिक करेंगे। तो भाई बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में तुम्हारे दिए 3 मेजर गैसेस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसी पे अपन को क्या करना है, स्टिक करना है। उसके बाद तुमको जो और चाहे तो लिख दो, पर मेजर कॉन्स्टिट्यूट जैसे अगर याद होगा कोई पूछता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन से, तो तुम बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, और फिर बोलते हो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, है ना, ऐसा बोलते हो। पर पहले शुरू कहां से करते हैं, वाटर वेपर ऑल्सो। तो पहले ये 4-5 चीजें तो बोलना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम कुछ और बोल सकते हो। सिमिलरली बायोगैस पूछेंगे तो कौन सी 3 गैसेस बोलना है, मीथेन CH4, उसके बाद कौन सी बोलना है तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और कौन सी जिसको क्या बोलते हैं, H2S। तो ये तीनों का कॉम्पोजिशन बेसिकली किस में बोलते हैं, बायोगैस में। बायोगैस कौन से ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट है, मत देखो वहां पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद। पर एक्चुअल में मैं तुमको बताया था वन शॉट में कि जब पूरा सिस्टम हो जाता है, जो नीचे स्लज बच जाता है उसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है। एयर के एब्सेंस में वो पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है, जो तुम्हारा सिलेंडर रहता है वो कैसे मूव करने लगता है, ऊपर मूव करने लगता है, पिस्टन ऊपर मूव करने लगता है, क्योंकि गैसेस निकल रही है, गैसेस को अब्जॉर्ब करके पंप आउट कर लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कुछ कचरा बच गया तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, खाद बोलने लगते हैं। याद आ गया? चलो तो देखो यहाँ पे तो वही पूछा उन्होंने, व्हाट इज बायोगैस, हमने बता दिया, एक कॉम्पोजिशन है जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम बायोगैस बोल रहे हैं। कौन सी मेजर 3 गैसेस आ रही है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड अमंग अदर थिंग। माइक्रोब दैट ऑफन एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब इसी का सेकंड पार्ट, हाउ इट इज प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस, पहले तो ये बताओ, मतलब एनारोबिकली बताओ कि कैसे प्रोड्यूस हुआ है, एंड नेम द माइक्रोब्स इन्वेडेड
इन्वेडेड इन द बायोगैस प्रोडक्शन, मतलब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करें, मतलब इन्वॉल्व है बायोगैस प्रोडक्शन में। तो देखो हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया सच एज सेलुलोजोम एंड क्लोस्ट्रीडियम। अब ये थोड़ा हुआ तुम्हारे न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बायोगैस है क्यों प्रोड्यूस करें, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डीके करके बना रही। ऑर्गेनिक मैटर में मेजर क्या होता है, जो सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट है, तो वही लिखा है यहाँ पे, इसलिए सेलुलोजोम एंड क्लोस्ट्रीडियम क्या करेंगे, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है जो क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके वहां से गैसेस निकालेंगे या एनारोबिक डाइजेशन करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड सच एज, अब देखो बोलोगे मैम ये सब नहीं दिया है, बिल्कुल सही, ये तुम्हारी बुक में सिर्फ वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब उन्होंने से बोला है कौन कौन सी गैस निकलता है, तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद मेथेनोजन्स, अब जो आखिरी है मेथेनोबैक्टीरियम, उसकी जगह उन्होंने इन टोटल बोल दिया मेथेनोजन और बात खत्म कर दी है। पर आई थिंक कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए, जितना जितना मैं कीवर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ ना, उतना उतना एक एक एग्जाम्पल और याद रखो। वापस इस पे मार्किंग स्कीम आएगी नहीं, पर वो क्या ढूंढेंगे, ये वाला जो है इसमें मार्क्स रहेंगे, मेथेनोजन या मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, इस पे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बैक्टीरिया विच आर एबल टू प्रोड्यूस व्हाट, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये भी याद आएगा, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया भी तुम याद रख सकते हो। अब ये जितना ये अंडरलाइन कर रही हूं, 1 2 3 इसके मेजर नेम्स तो याद करके जाओगे। उसके बाद अगर तुमको और टाइम बचे, इजीली याद हो रहा है, तो फिर याद करो सेलुलोजोम, उसके बाद स्ट्रिंटोफोमनास वोल्फी, तब याद करो, तब तक न मत याद करो, ठीक है। और मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मूव करें, चलो अब ओके अगला पार्ट है कि बताओ ये कैसे होता है। तो बेसिकली तुम्हें पूरी स्टेप बतानी है। द बायोगैस प्लांट इज फेड बाय कंक्रीट टैंक, याद करो तुम्हारे ऐसा इस टाइप का था, पूरा गड्ढे में, मतलब अंडरग्राउंड खुदा हुआ था, कंक्रीटेड था, जहां पे क्या लगा होता है, एक सिलेंडर लगा, इतना बड़ा सिलेंडर नहीं था, चलो इतना बड़ा सिलेंडर था, ठीक है, जो किससे अटैच था, एक पंप से अटैच था, इस टाइप का, जो पंप जो एयर नहीं, जो गैसेस को बाहर निकालती थी, ठीक है। ये कहाँ से जुड़ा हुआ था, एक और जगह से जुड़ा हुआ था, जहाँ पे ये पूरा कुछ तुम्हारा वाटर और जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा, या काउ डंग, इसमें ऐड किया जाता था। इसके बाद जो भी कुछ बच गया था उसको अलग से कलेक्ट कर लिया जाता था। तो देखते हैं, वही बोल रहे हैं, द स्लरी इज कवर्ड विथ अ फ्लोटिंग कवर विच कंटिन्यू टू राइज व्हेन द गैस इज क्रिएटेड इन द टैंक ओनिंग टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारी, यही जो स्लरी है वो स्लरी को इसमें पास कर देते थे। इसी स्लरी में क्या रहेगा तुम्हारा, एनारोबिक बैक्टीरिया रहेगा। जैसे जैसे गैस बनती जाएगी ये पिस्टन ऊपर की साइड में मूव होता जाएगा और गैसेस कलेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। वही लिखा है कि क्या जो टैंक है वो क्या होने लगेगा, ऊपर मूव होने का। कहाँ लिखा है मैम, कंटिन्यू टू राइज अबाउट, ठीक है। अब द बायोगैस प्लांट इंक्लूड्स एन आउटपुट, बट ऑब्वियस आउटपुट रहेगा, जिससे क्या होगा, गैस कलेक्ट होगा। दैट कलेक्ट्स अ पाइप दैट डिस्ट्रीब्यूट बायोगैस टू सराउंडिंग रेसिडेंट्स। माइक्रोब ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो टूट सकता है, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट एंड ट्रैश इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस एंड ह्यूमस ड्यूरिंग बायोगैस प्रोडक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड H2S का फॉर्मेशन तुमको दिखा रहे हैं। तो चाहो तो ये वाला पोर्शन तुम एज इट इज उठा के एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बुक में चिट्स एंड बिट्स में दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले कि एक तो टैंक है, कैसा टैंक है, कंक्रीट टैंक है, लिख लिया। दूसरा उसके ऊपर क्या है, एक फ्लोटिंग कवर है, या फिर तुम लिख सकते हो क्या है, एक सिलेंडर टाइप पैटर्न है, जो क्या होगा, ऊपर उठेगा, राइज होगा। कब राइज होगा, जब तक वो क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। यही गैस बाहर क्या है, एक आउटलेट है, जो क्या कर रहा है, आउटपुट है, जो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है इसी गैस को, ठीक है। उसके बाद अब अंदर क्या हो रहा है, एनारोबिक डिग्रेडेशन हो रहा है, मोर स्पेसिफिकली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, बायोगैस। आई बात समझ में। और वापस एग्जाम में उन्होंने पूछा हो या ना पूछा हो, हम अपने बायोगैस प्लांट का डायग्राम बना के आएंगे। याद रखना, वापस 10 बार रिपीट कर रही हूं, बहुत बार वो डायरेक्टली नहीं पूछते कि इस क्वेश्चन को आंसर सपोर्ट करने के लिए डायग्राम बनाओ या एग्जाम्पल लिखो। पूछा हो एग्जाम में या ना पूछा हो, हम डायग्राम भी बना के आएंगे और हम एग्जाम्पल्स भी लिख के आएंगे। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, चलो
Question number 66, first part. Why do organic farmer not recommend eradication of insect pest? मतलब बोल रहे जो ऑर्गेनिक फार्मर है, मतलब जो नॉर्मल नेचुरल हर चीज का यूज करे, वो क्यों रिकमेंड नहीं करते कि पेस्ट को क्या करे, रिमूव कर दिया जाए? उसी का पूछ रहे, बताओ रीजन बताओ। अब देखो, द ऑर्गेनिक फार्मर डू नॉट रिकमेंड इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एज विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन द पेस्ट एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ये क्वेश्चन को मार्क करो स्टार। क्यों? क्योंकि जब हमने सैंपल पेपर का डिस्कशन किया था, बेसिकली इसी क्वेश्चन को बहुत तोड़ मरोड़ के पूछा गया था। कैसे पूछा गया था मैं याद दिलाती हूँ। उन्होंने एग्जाम में पूछा था व्हाट शुड बी द होलिस्टिक अप्रोच व्हेनेवर यूजिंग और प्लांटिंग और स्टडिंग और होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स स्टडिंग फ्लोरा एंड फौना बिफोर यूजिंग एनी पेस्टिसाइड और केमिकल्स ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड। तो बेसिकली वो ये पूछ रहे थे कि उस पर्टिकुलर जगह पे होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत क्या है। तो वहां हमने पढ़ा था कि बाबा, अगर तुमने सपोज करो एक पर्टिकुलर पेस्ट को मारने के लिए केमिकल का यूज कर लिया, वो पेस्ट तो हट गया, पर बाद में हमको पता चला कि उसको कौन खा रहा था। सपोज करो एक बर्ड खा रही थी, ठीक है, कोई जैसे बी ईटर होती है, वैसे कोई दूसरी बर्ड थी जो उसके ऊपर फीड कर रही थी, पर बर्ड किसी दूसरे प्लांट के लिए या उसी फार्म में किसी दूसरे पौधे के पॉलिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थी। अब तुमने क्या किया, मेन सोर्स जो था उसका फूड का वो हटा दिया, एक एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब कर दिया। तो अब बट ऑब्वियस जो काम की चीज थी, काम के जो इंसेक्ट्स थे, बर्ड्स थे, जो भी ऑर्गेनिज्म थे, वो भी मर जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा, एट द एंड एक सीजन तो चला जाएगा, अगले सीजन में तुम्हारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी एकदम कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी को अलग अलग तरीके से और टफ इंग्लिश लगा लगा के वो क्वेश्चन पूछते हैं, और तुम लोग पूरे टाइम पढ़ते हो, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किस वर्ड से पूछते हैं, वो होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, व्हाई शुड वी स्टडी स्पीशीज एंड पेस्ट या पेस्ट प्रेडेटर इंटरैक्शन बिफोर यूजिंग एनी केमिकल इन अ पर्टिकुलर फार्म या लोकेशन या फार्म लैंड, ऐसे सब बोलेंगे। तो हर केस में आंसर एक ही रहेगा, क्या कि पता चला हम उस पेस्ट को हटाने गए, पेस्ट के चक्कर में काम वाले इंसेक्ट्स हट गए। जैसे सपोज करो उस पर्टिकुलर क्रॉप में पेस्ट लगा हुआ था, तुमने पेस्टिसाइड डाल दिए, अब अनफॉर्चुनेटली जो पेस्टिसाइड डाला है वो केमिकल तुम्हारे काम के इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई, हनी बी, वैस्प, इनको भी इन्फेक्ट कर गई। अब ये तीनों रिस्पॉन्सिबल थे सपोज करो पॉलिनेशन के लिए, सपोज करो क्या है ही पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब उस पेस्ट के चक्कर में तुमने काम वाले ऑर्गेनिज्म को भी क्या कर दिया, मार डाला। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट पॉल्यूशन बोल रही हूँ, नेक्स्ट पॉलिनेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो तुम किस पे रिजल्ट आएगा, एट एंड उसी क्रॉप पे इन्फेक्ट रिजल्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, है ना। उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो भी ऑर्गेनिक फार्मर रहते हैं वो पेस्टिसाइड्स का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको पता है क्या होगा कि अगर पेस्ट को हटाया तो जो बेनिफिशियल प्रेडेटर्स हैं एंड पैरासाइट इंसेक्ट है जो उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो भी मर जाएंगे, फाइनली उन्हीं को लॉस होगा। सेकेंड पार्ट, हाउ डू लेडी बर्ड, बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट। याद करो हमने किया था, जो लेडी बर्ड है वो किसके ऊपर फीड करती है, एम्फिड्स के ऊपर, और जो तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई है वो किसके ऊपर फीड करता है, मॉस्किटो के ऊपर। यही तो लिखना है। देखो द लेडी बर्ड बीटल, अब बोलोगे मैम लेडी बर्ड बीटल, अरे वो छोटी सी नहीं होती है, ऐसी फिर ऐसा पूरा रेड कलर का रहता है, वाइट कलर के स्पॉट होते हैं, ठीक है, इस टाइप का कुछ, ठीक है, कार्टून्स में बहुत यूज करते हैं, दिखती भी बड़ी सुंदर है। चलो, तो द लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई फीड अपॉन एम्फिड्स, ठीक है, एंड मॉस्किटो रेस्पेक्टिवली, हेंस दे एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट बाय हेल्पिंग टू गेट रिड विद देम। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अकम्प्लिश। मतलब वो बोल रहे हैं बताओ माइक्रोब्स को हम किस तरीके से फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं,
और इसी को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। अभी तो पढ़ा बाबा, बायो कंट्रोल एजेंट में क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले? अच्छा बताओ, पेस्टिसाइड्स, माइक्रोब्स भी बोला है, तुम इन जनरल सारी चीजें ले सकते हो, ठीक है। तो देखो फर्टिलाइजर तो याद आया मैम, थोड़ी देर पहले आपने लिखवाया था, एक फ्री लिविंग था, एक सिम्बायोटिक था। सिम्बायोटिक में हमने माइक्रोराइजा पढ़ा था जो फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कराता था, दूसरा हमने पढ़ा था राइजोबियम, और तीसरा हमने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया, और फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर एजोटोस्पाइरोलम पढ़ा था। ये बाकी जितने भी बच गए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करते हैं, बेसिकली नाइट्रेट्स को इंक्रीज करते हैं और न्यूट्रिशन की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल सही, ये काम किस में आ गया? फर्टिलाइजर में। अब मुझे बताओ पेस्टिसाइड्स में, तो पेस्टिसाइड में बहुत बार क्या होता है, कोई ऐसा पैरासाइट रहता है जो तुम्हारे पेस्ट के ऊपर आ जाएगा और उसको वो क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, पर तुम्हारे प्लांट को एज इट इज इंटैक्ट रखेगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। केमिकल आर यूज्ड टू कॉम्बैट प्लांट डिजीज एंड पेस्ट इन मॉडर्न सोसाइटी, हाउएवर दीज केमिकल्स आर पॉइजनस एंड एक्सीडिंगली डैमेजिंग टू ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। अब देखो ये पैरा तुमको लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि अपना लिटरेचर या आर्ट्स का तो सब्जेक्ट है नहीं, तो उन्होंने बस इतना पूछा कि बताओ कि माइक्रोब्स को फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जैसे कैसे यूज करते हो। चाहो तो लिखो, नहीं चाहना है तुम बिल्कुल मत लिखो, एक लाइन में लिख के खत्म कर दो। तो हमने क्या किया? हमने अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ लिया, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बायो कंट्रोल मेथड, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। देखो, in agriculture for example there is a form of pest control that depend on natural predator rather than the pesticides, such as to control butterfly, caterpillar and other insect. A bacterium are known as Bacillus thuringiensis is provided as dried spore in the sachet that are mixed with water and sprayed on to a sensitive plant such as Brassicaceae where the larvae are consumed, ठीक है। मतलब अब देखो हमने फर्टिलाइजर तो डिस्कस कर लिया, पेस्टिसाइड्स का तुम्हारी बुक में दो तरीका मेंशन है, कौन कौन सा? बीटी कॉटन वाला है ना, हमने एकदम जेनेटिकली मॉडिफाई करके यूज कर लिया, और दूसरा तुम्हारा आरएनए-आई भी टेक्निक मेंशन है, देखना, जिसको क्या बोलते हैं? जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आरएनए-आई, आई स्टैंड फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? एक जीन साइलेंस हो जाता है। अब मेन काम का जीन्स हो गया साइलेंस, तो मेन काम का प्रोटीन बनेगा नहीं, मेन काम का प्रोटीन किसका? उस पेस्ट का बनेगा नहीं, तो पेस्ट फॉर्चुनेटली मर जाएगा, और हमको तो पेस्ट को ही मार रहा है, प्लांट को तो बचाना है। आई बात समझ में? तो देखो, तो एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का किस तरह यूज कर सकते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर टेक्निक का यूज करके हमने क्या किया? पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई, कैटरपिलर और अदर इंसेक्ट, क्योंकि एकदम टारगेटेड रहता है ना, हमने क्या यूज किया? बीटी का यूज किया। बीटी क्या है? ए बैक्टीरिया, बैसिलस थुरिंजिनस, जिससे हमने क्या निकाल लिया? जीन निकाल लिया। और वो जीन का कहाँ यूज करें? उस पर्टिकुलर, क्योंकि वो जीन कोड करता है एक प्रोटीन कैसा है? पॉइजनस है नेचर में। एक्टिव कब होता है? जब वो कीड़ा खाएगा, उसके गट में जाएगा, अल्कलाइन मीडियम के प्रेजेंस में पोर क्रिएट कर देगा, ठीक है, और फाइनली उस पेस्ट की क्या हो जाएगी? मौत, ठीक है। तो हमने ये एक तरीका यूज किया किस फॉर्म में? पेस्टिसाइड। दूसरा मैंने क्या बताया? आरएनए-आई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मेंशन करो अपने आंसर में, और साथ में अलग फॉर्म में भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, वेयर द लार्वे आर कंज्यूम द टॉक्सिक इज रिलीज इन द इंटेस्टाइन ऑफ लार्वा किलिंग देम, द बैक्टीरियल सिकनेस किल्स द कैटरपिलर बट डज नॉट हार्म द अदर इंसेक्ट। मतलब ये कैसी है? स्पीशीज स्पेसिफिक है। ये किसका पूरा पैरा लिखा है उन्होंने? सिर्फ पेस्टिसाइड्स का, अभी फर्टिलाइजर का तो बाकी है। तो चलो देखते हैं आगे। तो देखो अगली स्लाइड में क्या लिखा है, अब बताओ। बोलोगे मैम इतना सा लिखा है, अरे इतनी बार याद किया है, जल्दी बताओ। जो फर्टिलाइजर किस तरीके से हो सकते हैं? जो बायो फर्टिलाइजर बोलते हो, दो बड़ी कैटेगरी में लिखते हैं। एक को बोलते हैं किसमें? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन आता है? तुम्हारे तीन ऑर्गेनिज्म, ब्लू ग्रीन एल्गे, या फिर उसी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा कौन आता है? तुम्हारा माइकोराइजा। माइकोराइजा किसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है? फास्फोरस का। तीसरा कौन सा आता है? राइजोबियम। और जो फ्री लिविंग है उसमें कौन सा तुमने पढ़ा था? जल्दी बताओ, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और कौन कौन से? अब एनाबिना, साइनोबैक्टीरियम। एट द एंड ये सारे के सारे फिक्स क्या करेंगे? कुछ नहीं मैम, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। बिल्कुल सही। तो सिम्बायोटिक में तुमने 2-3 पढ़े थे, पर उसमें से हमारे जो माइकोराइजा है वही सिर्फ क्या करता है? फास्फोरस को फिक्स करता है, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है,
ठीक है। बाकी सब के सब क्या फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनस कंपाउंड जैसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में फिक्स कर देते हैं ताकि प्लांट क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। याद रहेगा, ये तो बहुत बार पूछ लिया है अभी तक। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैम, क्वेश्चन नंबर 68, नेम द जीनस टू विच बैक्यूलोवायरस बिलोंग। अब तुम्हें बताना है कौन से जीनस को बैक्यूलोवायरस बिलोंग करता है। डिस्क्राइब देयर रोल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। चलो तो देखते हैं आंसर। बैक्यूलोवायरस बिलोंग टू जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। मैंने बताया था ऐसा वायरस जिसका क्या है न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लिक एसिड, पॉली मतलब बहुत सारा, हेड्रो वायरस है। अब देखो अभी तक तुमने दो बड़ी कैटेगरी पढ़ ली, एक था रेट्रोवायरस और ये दूसरा आया न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ठीक है, तो बैक्यूलोवायरस कैसे काम कर रहा है बायो कंट्रोल एजेंट जैसे देखते हैं। दीज आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। याद करो हमने दो टाइप के एप्लीकेशन पढ़े थे, एक को बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो बड़ा रेंज को कवर करे, और एक को बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम जो एकदम छोटे छोटे रेंज पर्टिकुलर स्पीशीज पे ही काम करे। वापस जब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोल रही है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोल रही है, मतलब नैरो मतलब बहुत फिक्स बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे अटैक कर रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोल रही है मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वो अटैक कर रहा है। सिमिलरली अगर मैंने बोला नैरो स्पेक्ट्रम ऑर्गेनिज्म या ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑर्गेनिज्म, तो जहां भी वो नैरो या ब्रॉड बोलेंगे उसका लॉजिक सेम जाएगा। ब्रॉड मतलब एक बड़ी रेंज को कवर कर रहा है, नैरो मतलब छोटी रेंज को कवर कर रहा है। इतना आया समझ में। तो बैक्यूलोवायरस क्या है, एक नैरो स्पेक्ट्रम क्या है तुम्हारा इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है, मतलब बहुत छोटे बहुत कम लिमिटेड पेस्ट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लिमिटेड भी है और कैसा है, स्पीशीज स्पेसिफिक भी है। दे शो नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट। ठीक है, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट। अब मतलब इतना स्पेसिफिक है कि जिस स्पीशीज को डिजाइन करने के लिए मारा गया है उनको सिर्फ उन्हीं स्पीशीज को हार्म करेगा, बाकी किसी को हार्म नहीं करने वाला। देखते हैं, these are especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program। मतलब अगर हम ऐसा चाहते कि integrated pest management program बनाओ। अब देखो सेम आंसर को तुम ये थर्ड पॉइंट किस में लिख सकते हो, होलिस्टिक अप्रोच है ना, फ्लोरा फौना किसको स्टडी करने के लिए या तो किसको डिजाइन करने के लिए, बायो कंट्रोल पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो थर्ड पॉइंट है उसका भी आंसर तुम फ्रेम करके लिख सकते हो। तो अब तुमको ये समझना पड़ेगा कि एक ही आंसर को हम किस फॉर्म में थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं या क्वेश्चन किस फॉर्म में अलग अलग नेम से आएगा। ठीक है, तो बैक्यूलोवायरस क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, नो नेगेटिव इंपैक्ट किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, और कैसा कर रहा है, उन काम के ऑर्गेनिज्म को भी कंजर्व करने का काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंडर आता है। मूव करें आगे। चलो तो अगला क्वेश्चन नंबर 69, एन ऑर्गेनिक फार्मर रियलाइज अ नेचुरल प्रेडेटर फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिजीज। बहुत बढ़िया। सपोज करो वहां पे कोई पर्टिकुलर कीड़ा बहुत ज्यादा उड़ रहा है, ठीक है, या कीड़ा लगा हुआ है उसके पर्टिकुलर फार्म में। अब उसने क्या कर लिया, उस टाइप की बर्ड को पार लिया जो जिसका फूड ही क्या है वो पर्टिकुलर कीड़ा, तो वो बर्ड आएगी वो कीड़ा ही खाएगी, तुम्हारा पेट तो बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का किसका एग्जांपल हुआ, बायो कंट्रोल पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब या नेचुरल प्रेडेटर, जो नेचुरल प्रेडेटर है। अब देखते हैं, जस्टिफाई गिविंग रीजन व्हाई दिस इज कंसिडर्ड टू बी होलिस्टिक अप्रोच। वापस देखो ये वाले क्वेश्चन जो होलिस्टिक है उनको वापस प्यार है, इस टाइप के क्वेश्चन से इनको सीबीएसई के पेपर को बार बार एक ही क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के अलग अलग फॉर्म में पूछते हैं। तो अगर याद होगा इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे सैंपल पेपर में भी डिस्कस किया था हमने, तो वही आंसर तुम्हें समवॉट मिलता जुलता मिलेगा। देखो जरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब ऑफ इंटरैक्शन among the myriads of organisms that form the flora fauna of the field. An organic farmer work to create a system where the insects are not eradicated but kept as at a manageable level by complex system of check and balance within a living and vibrant ecosystem। अभी जो मैंने बताया, अब ऑर्गेनिक फार्मर है तो वो बोलेगा मैं केमिकल का तो यूज नहीं करूंगा बॉस, पर मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है उस कीड़ा जो कीड़ा मेरे जो प्लांट्स को खा रहा है वो कीड़ा किसी ना किसी का तो
फूड है, फूड चेन में कोई ना कोई तो उसका प्रेडेटर है, तो मैं काम करता हूँ उसी प्रेडेटर को क्या करता हूँ, पाल लेता हूँ। ठीक है, तो यही तो क्या कर रहे हैं, एक मैनेजेबल लेवल पे पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक फार्मर स्टेट्स दैट इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल बिकॉज मेनी बेनिफिशियल प्रेडेटर एंड पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। मतलब वो बोल रहा है पूरी तरह हम हटा नहीं सकते, पर हम हाँ उतना लेवल तक रखते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा इफेक्ट ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेथड रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड देयर बाय पोल्यूशन। आई बात समझ में? तो अगर याद होगा सैंपल पेपर में इसी होलिस्टिक अप्रोच के बारे में पूछा गया था। याद करो, हमने वहां पढ़ा था कि कौन सी होलिस्टिक अप्रोच को यूज करना चाहिए, किसी को भी स्टडी करना चाहिए उस पर्टिकुलर जगह के फ्लोरा फौना को, कोई भी बायो फर्टिलाइजर या बायो कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करने के पहले। तो बेसिकली वहां के जो भी ये मैकेनिज्म यूज कर रहा है तो उसको पहले ये समझना चाहिए कि वहां के एनवायरमेंट में, वहां के इकोसिस्टम में कैसा इंटरेक्शन है एनिमल का। ऐसा तो नहीं कि हम एक पेस्ट को हटाने जा रहे हैं और उसके ऊपर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, वो ऑर्गेनिज्म काम के है, वो भी हट जाए। तो हमको उस तरीके से पेस्ट का क्या करना है, एक मैनेजेबल लेवल पे कंट्रोल करना है, पूरी तरह भी हटा नहीं सकते। आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे, चलो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मेंशन द प्रोडक्ट्स एंड इट्स यूज प्रोडक्ट्स बाय ईच ऑफ द माइक्रोब लिस्टेड बिलो। अब ये बड़ा काम का है। तो स्ट्रेप्टोकोकस वापस कहाँ पढ़ा था, स्ट्रेप्टो कुछ स्ट्रेप्टो करके अगर याद आ रहा होगा तो स्ट्रेप्टोकाइनेज किसकी तरह काम कर रहा था, क्लॉट बस्टर। काइनेज है मतलब एंजाइम है जो पहले से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड है उसको तोड़ने का काम कर रहा था। देखते हैं, प्रोडक्ट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। दूसरा देखो, लैक्टोबैसिलस। अरे लैक्टोबैसिलस लैब क्या करता है, वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है और क्या दे रहा है साथ में, विटामिन B12। देखो, प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड एंड इंप्रूव न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ कर्ड बाय एनरिचिंग इट विद विटामिन B12। आखिरी देखो, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, इसी को क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन कर रहा है, डो में जो फ्लफीनेस है वो क्रिएट कर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, स्विस चीज में याद करो वहां पे, खैर दूसरा हमने पढ़ा था जो शर्मानी था, शर्मा जी का बेटा करके याद करवाया था मैंने। पर हर चीज का फर्मेंटेशन, अल्कोहल के प्रोडक्शन से लेके ब्रेड, तुम्हारे इडली, डोसा, इन हर चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट। देखते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी प्रोडक्ट इज इथेनॉल एंड आल्सो यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड बेवरेजेस। यही तो पूछ रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब हाउ बायोगैस इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज। अब वो बेसिकली बायोगैस के बारे में पूछ रहे कि बायोगैस प्लांट बताओ कि कैसे एक्टिवेटेड स्लज से तुम बायोगैस ऑब्टेन करते हो। वापस बताओ, बायोगैस क्या है, 3 गैस का कॉम्बिनेशन मैम। कौन कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है मैम, एक एनारोबिक बैक्टीरिया। अच्छा, मोर स्पेसिफिकली ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलेंगे मैम, मेथेनोजेंस बोलेंगे। बहुत बढ़िया, तो बस अब वही तो सब कुछ लिखना है। A small part of activated sludge is pumped into aeration tank to serve as inoculum. It grow into flocks and consume organic matter to reduce BOD. मतलब एरोबिक का काम खत्म हो रहा है, फिर धीरे धीरे किस पे आएगा, एनारोबिक पे कहानी आएगी। द रिमेनिंग, अब यहाँ से मेन आंसर तुम्हारा शुरू हो रहा है। ऊपर वाला पार्ट 1 तो बिल्डअप था, है ना, कि बताने के लिए एकदम कहाँ से पूछ रहे हो तुम। तो the remaining part of sludge is pumped into large tank called anaerobic sludge digester. Here anaerobic bacteria digest the organic material of the sludge. ठीक है, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड विच फॉर्म द बायोगैस। आ गई क्या कहानी समझ में? अब देखो अगला क्वेश्चन, एक्सपैंड BOD। इतनी बार तो बता दिया मैम, BOD स्टैंड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहाँ होता है ये होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में प्लांट। और बताओ दूसरा नाम, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पहले एयर पंप करते हैं एरेशन टैंक से, वहां पे उगाते हैं, पहले से रहता है फ्लॉक्स के फॉर्म में बैक्टीरिया और फंजाई, बस एयर की प्रेजेंस में वो क्या करने लगता है, वो डाइजेस्ट करने लगता है, एरोबिक डाइजेशन स्टार्ट करने लगता है। बिल्कुल सही। और क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने लगता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, उस
जो उस जगह का ऑक्सीजन बीओडी लेवल भी कम होने लगेगा। जैसे बीओडी लेवल कम हुआ, हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर कम हुआ, पॉल्यूटेंट अब ये नहीं रहा उतना, मतलब पॉल्यूशन लेवल भी क्या हुआ, कम हुआ। चलो देखते हैं बीओडी। BOD is biochemical oxygen demand। अब उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एट अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ रिवर नियर द शुगर फैक्ट्री। देखो ये वही क्वेश्चन है ना जो तुमने सैंपल पेपर में सॉल्व किया था, वहां पे उन्होंने डायग्राम देके पूरा कहानी बताई थी, अब उन्होंने लिख के बता दी। द BOD इज मच हायर देन द नॉर्मल लेवल, व्हाट इट इज इंडिकेटिव ऑफ। अरे ज्यादा BOD मतलब ज्यादा पोल्यूशन, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट विल हैपन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस पार्ट ऑफ द रिवर, देखते हैं। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक्वेटिक लाइफ के बारे में यहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो भाई भैया अगर उस पानी में ऑक्सीजन ही कम हो गया, भले डिजोल्व ऑक्सीजन है, तो वहां की एक्वेटिक लाइफ जिंदा कैसे रहेगी। भले कोई भी ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर है, एट द एंड उसको कौन सी गैस लगती है, ऑक्सीजन ही लगती है, और ऑक्सीजन का लेवल तुमने एक स्टैंडर्ड अमाउंट से कम कर दिया, वहां की एक्वेटिक लाइफ क्या होने लगेगी, मरने लगेगी। देखो जरा, द हायर BOD इंडिकेट्स हायर ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है मैम। माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बॉडी कंज्यूम लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ही तो पता ही है हमको। अगला पार्ट, इसी का अगला वाला पोर्शन, ड्यू टू दिस शार्प डिक्लाइन ऑकर, क्या होगा, शार्प डिक्लाइन ऑकर इन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, दिस लीड टू किलिंग ऑफ फिश एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दैट पार्ट ऑफ द रिवर। अभी बताया ना, मर जाएंगे और क्या होगा। चलो अब एक और पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पोर्शन। Under what condition will the BOD be lowered in the river? How will it affect the aquatic life? अब देखो, BOD of water body decreases when the amount of organic matter decreases। मतलब यही पूछे, बताओ BOD कम कब होगा, कम कब होगा, जब उसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। क्योंकि BOD बेसिकली क्या बताता है कि कितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, और अगर BOD कम हो गया तो वापस एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, मतलब जिंदा रहने लगेगी। Microbes do not need oxygen for this decomposition due to the decreased BOD. Aquatic life will start flourishing, मतलब वापस ग्रो होने लगी। आई क्या कहानी समझ में। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है पूरा तुम्हारा लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। अब बोलोगे मैम ये क्या है, ये एक पिक्चर तुम लोगों के लिए मैंने रखा है, जो एक्चुअल में जैसे होता है ना, तुम्हारी बुक में बहुत इन जनरल टाइप का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो देखो ये क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, याद करो हमने पढ़े थे, तुम्हारी बुक में है 3 टाइप का स्टेप, पर तुम्हारी बुक में 2 स्टेप दी, अपन वही 2 पढ़ेंगे। पहले को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन, और दूसरा सेडिमेंटेशन। देखो जरा, ये सीवेज आया, स्क्रीनिंग अलग अलग पोर्स की मेश लगा के, तो स्क्रीनिंग या फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद वो क्रशर में गया, अब ये पूरा नहीं मेंशन किया है उन्होंने बुक में, बस अपन अपने लेवल समझने के लिए। ग्रिड चेंबर में गया, वहां छोटी छोटी ग्रिड्स को हटा दिया गया, दूसरा शिफ्ट किया गया। यहाँ पे सेडिमेंट्री चेंबर में सेडिमेंट्स को अलग से स्लज में हटा दिया। अब जो ऊपर एफ्लुएंट बचा उसको किस में पास कर दिया उन्होंने, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट याद करो, पहले एरोबिक बैक्टीरिया होता है, फिर एनारोबिक। एरोबिक में एरिएशन टैंक में घुसेगा, तो सबसे पहले कहाँ एंटर करवाया उसको, एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में जैसे ही एयर कंप्रेस करके गया तो होगा क्या, वहां पे सारा एक्टिवेटेड स्लज, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया, फ्लॉक्स, सारा अपना कमाल धमाल दिखाएंगे, फॉलोड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। तो बस हो गया। अब यहाँ से फर्स्ट गया, यहाँ से स्लज में, और जो स्लज गया वापस बायोगैस बनने के लिए जाएगा, और यहाँ पे भी सेम जो बच गया है फ्लुएंट, वो किसके लिए जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है टर्शरी ट्रीटमेंट इफ रिक्वायर्ड, मतलब बहुत बार लगता भी है, बहुत बार नहीं भी लगता, क्लोरिनेशन करने के लिए। आ गई बात समझ में, अच्छा है ना। ये वाला डायग्राम तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए और याद रखने के लिए बहुत हेल्प रहेगा। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है खत्म। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ रह गया होगा, तुम्हारे पुराना प्रीवियस जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया होगा, लग रहा है कि नहीं मैम एक बार फिर से रिवाइज करना है, तो क्या करोगे, लेक्चर्स को सुनोगे, कहाँ जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे, अपनी क्लास को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा उसके ऊपर सिलेक्ट करोगे, जो भी चैप्टर है, टॉपिक है, उसको सर्च करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे और सुनना स्टार्ट करोगे। फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो फाइनल में जब मार्क्स आएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, एंड मिलते हैं अगली क्लास में।